So our second topic in empiricism is Berkeley. There are three philosophers in empiricism: Locke, Berkeley, and Hume. Okay. So Locke we have already completed. Now let us see Berkeley. Locke we have completed. Okay. You will get one question from Locke. But in Berkeley, you will get one question only. That is essay est percipi. Essay est percipi. EEP. Essay est percipi. What does it mean? ठीक है, we will see that in detail. Essay est percipi एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है. Essay est percipi. ओके, ये मतलब इसने एक स्टेटमेंट दिया है. मैंने आपको बोला ना स्टेटमेंट सारे. तो ये भी ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर है, ठीक है, लॉक की तरह. He was very spiritualistic. Spiritualistic क्यों थे? Because he was a bishop. ठीक है, मान लो अब आप अगर कहीं पे, ठीक है, मान लो आप पुजारी हो कहीं पे किसी मंदिर में या मौलवी हो, ऐसी चर्च में आपके बिशप्स होते हैं, ठीक है, प्रीस्ट होते हैं, नन होती है. आप कभी नहीं चाहोगे कि मटेरियलिज्म प्रमोट हो. आप कभी नहीं चाहोगे कि मटेरियलिज्म प्रमोट हो. आपको पता है साइंस जो है, साइंस प्रमोट्स मटेरियलिज्म. इसलिए साइंस किसमें बिलीव नहीं करती? गॉड में बिलीव नहीं करती है. साइंस को लगता है कि हर चीज जो है उसके पीछे कुछ कॉज है और हम लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अच्छी से अच्छी मटेरियलिस्टिक चीजें बना के नई नई कार बनाएगी, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए एसी बना देगी, ठीक है. तो साइंस मटेरियलिज्म को प्रमोट करती है. साइंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ह्यूमन बींग्स की लाइफ को इजी बनाना. उसके लिए साइंस काम करती है. साइंस को लगता है गॉड ने कुछ नहीं बनाया, हम सब कुछ बना सकते हैं. तो अगर मटेरियलिज्म प्रमोट होता है तो साइंस जैसे गॉड को नहीं मानती. अगर मटेरियलिज्म जितना प्रमोट होगा उतना ही आपका गॉड से लोगों का विश्वास उठता जाएगा. तो लॉक ने क्या है? लॉक ने मटेरियल ऑब्जेक्ट को माना. लॉक ने तो तीनों चीजें मानी ना. गॉड भी माना, सोल भी माना और मटेरियल ऑब्जेक्ट भी माना. अब अगर ये मटेरियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे लॉक ने माना और सब लोग अगर मेटलिज्म की तरफ जाएंगे तो फिर ये बिशप क्या करेगा? चर्च में तो कोई आएगा ही नहीं, ठीक है. स्पिरिचुअलिटी जब नहीं होगी तो लोग क्यों चर्च में आएंगे, क्यों मंदिर में आएंगे, ठीक है. तो इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या था? मेटेरियलिज्म को रिफ्यूट करना. मेटेरियलिज्म को तो रिफ्यूट कर दो और उसकी जगह किसको प्रमोट कर दो. अगर मेटेरियलिज्म रिफ्यूट हो गया तो स्पिरिचुअलिज्म आ जाएगा. मैंने आपको पहले भी बोला है, रिफ्यूटेशन एंड जस्टिफिकेशन. To refute, if you want to promote something, you have to refute other thing. If you want to promote BJP ideology, then you have to refute other political ideologies. ठीक है. जैसे आपने देखा होगा मोदी जी जब भी भाषण देते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा सबसे पहले वो जवाहरलाल नेहरू या राहुल गांधी, ठीक है, इनको पहले क्रिटिसाइज करते हैं. तो ये अब मोदी जी का कोई भी देगा, इवन राहुल गांधी भी देगा, राहुल गांधी जी भी देंगे भाषण. तो यही तरीका होता है. आपको अपनी बात दूसरे के दिमाग में डालनी तो पहले उसके दिमाग से बाकी चीजों को निकालो या फिर बाकी चीजों को आप बुरा बना दो कि ये चीजें खराब, ठीक है. जब तक आप उसके दिमाग से बाकी चीजों को नहीं निकालोगे तो आप अपनी नई चीज नहीं डाल सकते. और अगर आपने अपनी नई चीज डाल भी दी, मान लो यहाँ पे मेटेरियलिज्म है, ठीक है, सपोज मेटेरियलिज्म इज देयर और उसके साथ ही मैं स्पिरिचुअलिज्म डालने की कोशिश करूँ. अब कुछ नहीं पता मुझे कि इन दोनों में से कौन सा किसको ओवर पावर करेगा.
अगर मुझे सही में स्पिरिचुअल बनाना है लोगों को, तो पहले क्या करो, इस मेटेरियलिज्म को रिफ्यूज करो। ठीक है, जो स्पिरिचुअलिस्टिक लोग होते हैं, आपने देखा होगा गीता में भी क्या लिखा है, यही तो लिखा है। स्पिरिचुअलिज्म में क्या होता है कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, आप ज्यादा इन चीजों से खुद को क्या है वो जोड़ो नहीं। ठीक है, ज्यादा मोह किसी भी चीज का खराब होता है, सब चीजें यही रह जानी, इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं अगर कहूँ, आपको मैं अगर, ठीक है इसको हटा रहा हूँ मैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सब अपना मोबाइल फोन छोड़ दो, आप बोलोगे क्यों छोड़ दो, लेकिन अगर मैं आपको ज्ञान दूं पूरा कि आप सिर्फ 1 साल के लिए अपना मोबाइल फोन छोड़ दो, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आपके साथ ये अच्छा हो जाएगा वो अच्छा हो जाएगा। अगर आपने 1 साल के लिए मोबाइल फोन छोड़ दिया तो फिर उसके बाद आपका मन भी नहीं करेगा बात। तो इस तरीके से क्या है, अब आपको पता ही है कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को कुछ दिखाओ, फिर लोगों को कुछ दिखाओ तो वो फिर वो देखने के बाद फिर वो आगे आप उनको दिखाते रहो सपने, वो उसी में खोए रहते हैं। तो अगर आपने स्पिरिचुअलिज्म प्रमोट करना है तो पहले आपको मेटेरियलिज्म को रिफ्यूट करना होगा। स्पिरिचुअलिज्म लोग कैसे प्रमोट करते हैं, ऐसे तो करते हैं मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, उन चीजों में नहीं जाते हैं। उन चीजों में हमने इंडियन फिलोसफी में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। यहाँ के लिए आप इतना रखो टू द पॉइंट, जो आपको पेपर में लिखना है, ये तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि स्पिरिचुअलिस्टिक था या, लेकिन आपको समझाने के लिए स्पिरिचुअलिस्टिक था क्योंकि बिशप था। ठीक है, कोई भी होगा, अगर मैं रिलीजियस पर्सन हूँ, ठीक है, मेरी इनकम का सोर्स ही वो है, ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आए। तो हिज एम वाज टू रिफ्यूट मेटेरियलिज्म। और मेटेरियलिज्म को रिफ्यूट कैसे करेगा, लॉक ने प्राइमरी क्वालिटीज के बेसिस पे मेटेरियलिज्म को माना है, तो ये मेटेरियलिज्म को रिफ्यूट करेगा प्राइमरी क्वालिटीज को रिफ्यूट करके। ओके, और इसकी फिलॉसफी में इसका जो इंपेरिसिज्म है वो फाइनली किस में कल्मिनेट होता है, आइडियलिज्म में। देखो समझो आप बात को, लॉक में, अगर आप लॉक की फिलॉसफी देखो, अगर आप लॉक की फिलॉसफी देखो तो लॉक में उसका जो इंपेरिसिज्म था, लॉक का जो इंपेरिसिज्म था वो किस में कल्मिनेट हुआ था, रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म में। ठीक है, बर्कले में, बर्कले का इंपेरिसिज्म किस में कल्मिनेट होगा, आइडियलिज्म में। और जब हम जाएंगे बर्कले और ह्यूम, ह्यूम का जो इंपेरिसिज्म है वो किस में कल्मिनेट होगा, वो कल्मिनेट होगा स्केप्टिसिज्म। ठीक है, इसलिए आपके यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसकी फिलॉसफी फाइनली किस में कल्मिनेट हो रही है, रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म में। बर्कले आइडियलिस्ट है, इसलिए यहाँ पे आइडियलिज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उस आइडियलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ऐसे ईस्ट परसीपी। और ये स्केप्टिसिज्म में कल्मिनेट होता है, और उस स्केप्टिसिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कॉज इफेक्ट थ्योरी। इसलिए आप देखोगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पे इसके ह्यूम में कॉज इफेक्ट थ्योरी से पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। इसकी कॉज इफेक्ट थ्योरी की वजह से इसकी फिलोसफी स्केप्टिसिज्म में जाती है। इसके यहाँ पे ऐसे परसिपी के बेसिस पे इसने आइडियलिज्म को प्रूव किया है, और यहाँ पे इसने मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को किस बेसिस पे किया है, आइडियाज, और आइडियाज के थ्रू मिलता है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तीनों थियरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है। लॉक में वो रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म में कन्वर्ट हो रहा है तीनों में इंपेरिसिज्म है। ठीक है, तीनों में है इंपेरिसिज्म ही, लेकिन तीनों में क्या है, वो फाइनली किसी और चीज में कल्मिनेट होता है। अगर आप देखोगे तो लॉक जो है, बताते हैं, लॉक जो है आपका, लॉक ने सब कुछ माना है। ठीक है, यहाँ जो लॉक ने आपका गॉड, सोल और साथ में मैटर तीनों माने। अगर आप बर्कले पे जाओगे, बर्कले ने सिर्फ ये दोनों माने, मैटर को नहीं माने। अगर आप ह्यूम पे जाओगे, ह्यूम ने कुछ ही नहीं माना, कुछ ही नहीं माना वाला स्केप्टिसिज्म है ना, उसको हर चीज पे डाउट है। स्केप्टिसिज्म मींस व्हेन यू डाउट ईच एंड एवरीथिंग। स्केप्टिसिज्म मतलब हर चीज पे डाउट करना। कई बार हम कहते हैं ना, दिस पर्सन इज वेरी स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मींस व्हेन यू डाउट ईच एंड एवरीथिंग देन यू आर स्केप्टिकल।
और देखो दोनों में फर्क है। आपका डेकार्ट था तो डेकार्ट ने भी हर चीज पे डाउट किया, बट ही वॉज नॉट स्केप्टिकल। क्यों स्केप्टिकल नहीं था? क्योंकि उसका जो डाउट करने का कारण था वो ये था कि वो आपकी कैसी नॉलेज चाहता था, परफेक्ट, ठीक है, आपकी कैसी सर्टेन यूनिवर्सल वैसी नॉलेज चाहता था। उसका एम था नॉलेज फाइंड आउट करना। लेकिन जो स्केप्टिकल होते हैं उनका कोई एम नहीं होता है, वो हर चीज पे डाउट करेगा। आप उनको कुछ भी बोलो दे विल डाउट। तो स्केप्टिकल पर्सन वो होता है जो हर चीज पे डाउट करता है। तो ह्यूम ने हर चीज पे डाउट किया है। मतलब उसके हिसाब से गॉड भी एग्जिस्ट, देखो डेकार्ट ने गॉड भी माना, अनडाउटेडली सोल भी माना, वर्ल्ड भी माना। तो उसका जो डाउट था वो अलग था, वो स्केप्टिकल नहीं है, उसका स्केप्टिसिज्म नहीं कह सकते। लेकिन ह्यूम ने तो क्या है, ना गॉड को माना है, ना सोल को माना है, और ना मैटर को माना है। ऐसी थियरी किसकी अगर आपको ध्यान हो तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, हमने ध्यान देखा था। अगर आपने पढ़ा हो बुद्धिज्म तो वहां पे एक वर्ड था शून्य स्वरूप। एवरीथिंग इज शून्य स्वरूप। किसने? माध्यमिक शून्यवाद। माध्यमिक शून्यवाद ने भी सबको क्या माना है? शून्य स्वरूप। ऐसे ही अगर आप इसको बर्कले को कंपेयर करो तो किससे करोगे? योगाचार विज्ञानवाद से। क्योंकि योगाचार विज्ञानवाद ने भी सिर्फ क्या माना है? ओनली आइडियाज आर रियल, मटेरियल ऑब्जेक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इंडिपेंडेंट। So you can compare Berkeley with Yogacar Vigyanavat. They have almost similar philosophy, but topic अलग अलग, concept same है. And you can compare Hume with your माध्यमिक शून्यवाद, ठीक है? तो फिर लॉग को किससे कंपेयर करोगे? अगर आपने पढ़ा हो कौन सा, वैभाषिका और सुतांत्रिका, तो आप इसको कंपेयर करोगे सुतांत्रिका से। क्योंकि वैभाषिका में तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नॉलेज मिल रही थी। अगर आपको ध्यान हो, वैभाषिका में तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नॉलेज मिल रही थी। लेकिन स्वतांत्रिका में क्या हो रहा था? पहले आपको ऑब्जेक्ट की इमेज बनती थी रेटिना पे, फिर उसके बाद आप उसको इन्फर करते थे। तो सेम यहाँ पे हो रहा है लॉग में। पहले आपको आइडियाज मिल रहे हैं और आइडियाज के बेसिस पे आप ऑब्जेक्ट को इन्फर करते हो। आपको याद हो जब मैंने अगर आपका ये डिस्कस किया था तो मैंने आपको वहां पे समझाया था कि बेसिकली लॉग और जो आपका स्वतांत्रिका है इसको इससे कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है? लॉग और स्वतांत्रिका। तो लॉग को स्वतांत्रिका से कंपेयर किया जा सकता है, बर्कले को योगाचार विज्ञानवाद से, और ह्यूम को माध्यमिक शून्यवाद से। इज इट क्लियर? ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है? आपसे कोई पूछे कि भाई लॉग की फिलोसफी कैसे रियलिज्म में जाती है इसकी, तो अब आप जवाब दे सकते हो। नाउ ऐसे ईस्ट पैसिफिक, ठीक है, ऐसे ईस्ट पैसिफिक को समझते हैं। ऐसे ईस्ट पैसिफिक, ठीक है? तो ऐसे का मतलब है यहाँ पे टू बी, ओके, टू बी इज टू बी परसीव्ड, टू बी इज टू बी परसीव्ड। अगर आप यहाँ पे देखो तो टू बी इज टू बी परसीव्ड, तो यहाँ पे ये जो ये है ई एस टी एस टी पोपुला है। पोपुला मतलब जो दो चीजों को कनेक्ट करता है। अगर आपको ध्यान हो तो डेकार्ट में हमने पढ़ा था कोजिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है? तो ये वहां पे एम जैसे पोपुला बोला गया था, लेकिन वो पोपुला की तरह यूज नहीं होता। ऐसे यहाँ पे ऐसे इस पर्सी पे आपका, ओके, सो ऐसे इस पर्सी पे देखते हैं, ठीक है? ऐसे इस पर्सी पे में टू बी इज टू बी परसिव, ठीक है? टू बी का मतलब है यहाँ पे एग्जिस्टेंस, ठीक है? अगर आप टू बी का मतलब देखो यहाँ पे, तो टू बी का मतलब है एग्जिस्टेंस, ठीक है?
और टू बी परस्यूड का मतलब है परसेप्शन। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन परसेप्शन, इसका ये मतलब है। ऐसे स्पेसिफिक का मतलब है एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। ठीक है, अब परसेप्शन तो आप समझते ही हो। ठीक है, कि किसी चीज को परसीव करो, ठीक है, किसी चीज को आप परसीव कर रहे हो, दैट इज योर परसेप्शन। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट हु इज परसीविंग। ठीक है, बर्कले क्या कहता है, बर्कले का कहना ये कोई भी चीज अगर आपकी एग्जिस्ट करती है तो वो परसीव होनी चाहिए। जैसे आपका चारवाक क्या कहता था, चारवाक भी सेम बात कहता था, अगर किसी चीज को मैं परसीव कर सकता हूँ तो वो चीज एग्जिस्ट करती है, नहीं कर सकता तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे बर्कले का कहना यही है कि कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, आपकी परसीव होनी चाहिए। अब ये क्या बोलते हैं, परसीव कौन करेगा, हु विल परसीव। तो दो लोग परसीव कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपकी फाइनाइट सोल्स, और एक आपकी इनफाइनाइट सोल्स। तो इनफाइनाइट सोल में तो कौन आएगा, गॉड, और फाइनाइट में कौन आएंगे, हम लोग। आई एंड अदर सोल। ठीक है, एक तो इनफाइनाइट सोल हो गई गॉड, गॉड इज इनफाइनाइट सोल, सोल्स में इनफाइनाइट सोल तो गॉड हो गई, और फाइनाइट सोल्स में मैं और अदर सोल आ गए। अब आप परसीव क्या करोगे भाई, व्हाट इज परसीव। ठीक है, व्हाट इज परसीव। तो व्हाट इज परसीव्ड में आप परसीव करोगे, दो चीजें परसीव कर सकते हो, या तो आप मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को परसीव करोगे, या फिर आप आइडियाज को परसीव करोगे। ठीक है, लेकिन उसका क्या कहना है, बर्कले का कहना है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। माइंड को हमेशा क्या मिलता है, आइडिया, आइडियलिस्टिक है वो। उसने कहा मटेरियल ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, माइंड को सिर्फ हमेशा क्या मिलता है, आइडियाज। अब अगर आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ, तो किस चीज का एग्जिस्टेंस होगा, सिर्फ ओनली आइडियाज विल हैव एग्जिस्टेंस। चला गया, ओके, ओनली आइडियाज विल हैव एग्जिस्टेंस। तो ऐसे इस परसिपी का मतलब ये है कि भाई एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। अगर कोई चीज परसीव कर सकते हैं हम तो वो एग्जिस्ट करती है। अब बर्कले का कहना है कि परसीव कौन कौन कर सकता है, तो बर्कले ने गॉड को माना है। देखो, आपने देखा हो तो चारवाक ने गॉड को नहीं माना था, चारवाक ने तो सिर्फ हमारा एग्जिस्टेंस माना था, लेकिन चारवाक ने गॉड, इसने बर्कले ने गॉड को माना है। तो बर्कले क्या कहता है, हु कैन परसीव, ईदर फाइनाइट सोल्स कैन परसीव, हम हो गए, आप मैं सब, और इनफाइनाइट सोल कैन परसीव, भगवान भी तो देखता है ऊपर से। अगर आप बिशप हो तो आप तो भगवान को मानोगे। अब वो कह रहे हैं क्या परसीव करेंगे, मटेरियल ऑब्जेक्ट करेंगे या आइडियाज करेंगे। बोला मटेरियल ऑब्जेक्ट जैसे तो कोई चीज होती नहीं है। अभी उसने रिफ्यूट कैसे किया, आगे देखता है। बोला मटेरियल ऑब्जेक्ट तो होते नहीं है तो उनका तो परसेप्शन होगा ही नहीं। सिर्फ आइडियाज है जिनको हम परसीव कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हमें आइडियाज ही मिलते हैं। मटेरियल ऑब्जेक्ट का तो कभी डायरेक्ट परसेप्शन मिलता ही नहीं है, वी ओनली गेट आइडियाज। हम देख चुके हैं लॉक में भी। तो बोला जब आइडियाज का ही परसेप्शन मिल रहा है तो आइडियाज का एग्जिस्टेंस है। सो इन दिस सेंस व्हाट ही हैज सेड फाइनली, कि कौन कौन चीजें एग्जिस्ट करती है आपकी, गॉड एग्जिस्ट करता है, सोल एग्जिस्ट करती है, और आपके आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं। गॉड के लिए उसने आर्ग्यूमेंट दिया ही है, आगे देखेंगे। ठीक है, सोल परस्यू करने के लिए हम कर रहे हैं परस्यू, तो हमारे अंदर सोल होती है। ठीक है, और आइडियाज के लिए वो अभी
आइडियाज का आपको पता ही है कि हम हमेशा आइडियाज, जो आइडियलिस्ट है वो वैसे भी ठीक है, तो वो आइडियाज की बात करेगा। और वैसे भी हमने लॉक में भी देखा था कि डायरेक्ट परसेप्शन किसका मिला था, आइडियाज का। तो जब ये तीन चीजें एग्जिस्ट होती है तो मटेरियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू हिम ओनली सोल एंड देयर आइडियाज हैव एग्जिस्टेंस। टू बी इज टू बी परसीव्ड का मतलब ये। इज इट क्लियर? किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है? टू बी इज टू बी परसीव्ड, फाइनाइट सोल इनफाइनाइट सोल में कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। टू बी इज टू बी परसीव्ड, ओके। यहाँ पे मटेरियल ऑब्जेक्ट का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, समझ गए ना आप बात को? सिर्फ आइडियाज आपके दिए थे। ओके, सो दिस इज योर टू बी इज टू बी परसीव्ड। तो टू बी इज टू बी परसीव्ड क्या कहता है? एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन परसेप्शन, परसेप्शन बाय फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक है, अभी हमने देख लिया। उसके बेसिस पे आप क्या इसने फाइनली कंक्लूड किया? गॉड, सोल एंड। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब इसने कैसे मटेरियल ऑब्जेक्ट को रिफ्यूट किया, ठीक है, मटेरियल ऑब्जेक्ट को कैसे रिफ्यूट किया। तो सबसे पहले इसने देखो, मटेरियल ऑब्जेक्ट को रिफ्यूट करेगा तो सबसे पहले ये प्राइमरी क्वालिटीज को रिफ्यूट करेगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों करेगा प्राइमरी क्वालिटीज को रिफ्यूट। प्राइमरी क्वालिटीज को रिफ्यूट करेगा क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे लॉक ने किसको माना है? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। प्राइमरी क्वालिटीज का ग्राउंड क्या होता है? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। यही तो लॉक ने बोला है। तो आप इसको रिफ्यूट कर दो, प्राइमरी क्वालिटीज को। तो प्राइमरी क्वालिटीज को रिफ्यूट कर दिया तो उनका ग्राउंड खत्म हो गया। मैंने आपको बोला ना, नींव, आप अगर किसी बिल्डिंग को, पेड़ को खत्म करना चाहते हो तो उसके रूट को आप डिस्ट्रॉय कर दो हमेशा के लिए। अगर आप उसको काट दोगे तो वापस आ जाएगा ना। तो रिफ्यूटेशन ऑफ प्राइमरी क्वालिटीज, सबसे पहले उसने क्या रिफ्यूट किया है? प्राइमरी क्वालिटीज को रिफ्यूट किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे वही चीज चल रही है, रिफ्यूटेशन एंड जस्टिफिकेशन। बेसिकली ये जो आपका लॉक है, लॉक को आपने देखा कि लॉक ने क्या किया था? प्राइमरी क्वालिटीज के बेसिस पे तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को माना है, और सेकेंडरी क्वालिटीज के बेसिस पे वो किस पे डिपेंड करती है? वो तो नोवर पे डिपेंड करती है। तो सेकेंडरी क्वालिटीज नोवर पे डिपेंड करती है, तो यानी वो तो क्या है? नोवर टू नोवर वेरी करती है। यानी वो किस पे डिपेंडेंट है? हमारे माइंड पे। तो वो तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो उनको रिफ्यूट करने की जरूरत है नहीं। प्राइमरी क्वालिटीज को रिफ्यूट करना है, क्योंकि प्राइमरी क्वालिटीज किसका किसका ग्राउंड है? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स उनका ग्राउंड है। प्राइमरी क्वालिटीज किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पे। तो आप प्राइमरी क्वालिटीज को रिफ्यूट कर दोगे तो मटेरियल ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया। तो उसने इसके लिए चार आर्गुमेंट दिए। सबसे पहले उसने प्राइमरी क्वालिटीज को रिफ्यूट किया है। उसका कहना यह है कि प्राइमरी क्वालिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। जो सारी क्वालिटीज होती है वो कैसी होती है? सेकेंडरी क्वालिटीज। और वो सब किस पे डिपेंडेंट होती है? नोवर पे। That's it. तो उसने उसके लिए चार आर्गुमेंट दिए। पहला देखो, पहला उसका कहना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी जो होती है वो कैसी होती है? इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। इनसेपरेबल, एक दूसरे से इनसेपरेबल होती है। एंड इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड होती है। यानी एक दूसरे से उनको सेपरेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते प्राइमरी। तो उसका कहना है फॉर एग्जांपल टच एंड एक्सटेंशन। टच और एक्सटेंशन, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे वहां पे हमने एक्सटेंशन को अलग माना था। एक्सटेंशन को क्या माना था? प्राइमरी क्वालिटी माना था। और टच को क्या माना था? सेकेंडरी क्वालिटी। लेकिन आप कोई चीज है, ये है आपकी कोई चीज, ये एक्सटेंडेड है, ये आपको आंखों से भी दिख रहा है ये फिगर, और इसको आप टच करके भी बता सकते हो कितना, क्या साइज है इसका। टच करके भी फील कर सकते हो ना। ट्राइंगल है तो उसको टच करके आप उसका शेप फील कर सकते हो। तो आप ये नहीं बोल सकते, जैसे आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं, ब्लाइंड लोग जो होते हैं ब्रेल लिपि का यूज करते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि टच और एक्सटेंशन एक दूसरे से सेपरेट है? दोनों क्या है? इसके हिसाब से, बर्कले के हिसाब से दोनों क्या है? दोनों इंटर रिलेटेड है। यू कैनोट सेपरेट टच एंड एक्सटेंशन। दोनों आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। दोनों को आप एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए
आप ये नहीं कह सकते कि टच आपकी सेकेंडरी क्वालिटी और एक्सटेंशन आपकी प्राइमरी क्वालिटी है। दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों नोवर पे डिपेंडेंट है, और दोनों क्या है, आपकी दोनों सेकेंडरी क्वालिटी है, क्योंकि नोवर पे डिपेंडेंट है। एक्सटेंशन भी नोवर को अपने हिसाब से दिख रहा है, मैंने बात की थी वहां पे। और टच भी हर किसी को अलग अलग फील होता है। तो टच एंड एक्सटेंशन बोथ आर सेकेंडरी क्वालिटी। सेकेंड उसने बोला एक्सपीरियंस, बोला हर चीज हमें एक्सपीरियंस से तो मिलती है। कोई भी क्वालिटी हो, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, तो सारी क्वालिटीज हमें एक्सपीरियंस से मिल रही है, तो आप उनको कैसे कह सकते हो कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी भी नोवर पे डिपेंडेंट है, सेकेंडरी भी नोवर पे डिपेंडेंट है। तो अगर सारी नॉलेज हमें एक्सपीरियंस से मिलती है, सेकेंडरी की भी प्राइमरी की भी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेम ही है, तो सेकेंडरी क्वालिटीज होती है सारी सारी की सारी किस पे डिपेंडेंट है, नोवर पे। कोई भी क्वालिटी मटेरियल ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंटों में किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क। थर्ड पॉइंट, जैसे आपकी सेकेंडरी क्वालिटीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, आपने बोला टच हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ऐसे प्राइमरी भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। फॉर एग्जांपल वो शिप वाला एग्जांपल, अब अगर शिप की साइज शिप पे डिपेंडेंट होती तो सबको सेम साइज का दिखना चाहिए था, लेकिन अगर कोई शिप यहाँ से देख रहा है कोई लोअर, तो उसको शिप बड़ा दिख रहा है, यहाँ से देख रहा है तो शिप छोटा दिख रहा है। तो यानी कि शिप का साइज पे किस पे डिपेंडेंट है, नोअर पे। तो नोअर पे डिपेंडेंट है। जैसे आपकी प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वैसे ही आपकी प्राइमरी क्वालिटीज भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एंड इफ दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट मींस दे आर सेकेंडरी क्वालिटीज, दे आर डिपेंडेंट ऑन नोअर। तो फाइनली वो क्या बोलता है कि सारी क्वालिटीज क्या है, आपकी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, वो सारी नोअर पे डिपेंड करती हैं, और पर्सन टू पर्सन क्या करती हैं, वो वेरी करती हैं। तो सारी क्वालिटीज आपकी कैसी है, होमोजीनस। होमोजीनस इन नेचर, होमोजीनस इन नेचर का मतलब they are of the same kind, that is secondary qualities. All qualities dependent on knower. That's why as a that's why primary quality does not exist. और प्राइमरी क्वालिटीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो उनका सबस्ट्रेटम हमने किसको माना था, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को। तो जब प्राइमरी क्वालिटीज एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या मटेरियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इसलिए मटेरियल ऑब्जेक्ट को मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। There is no difference between primary and qualities and secondary qualities. All qualities are secondary qualities, dependent on knower. So, to accept primary qualities as a substratum of material objects, there is no need. And if primary qualities are not there, then there is no need of their substratum, that is material objects. In this way, first point is that he has refuted material object by refuting primary qualities. Is it clear? क्लियर है। यहाँ पे वो कह रहा हूँ ना, इसने ट्री की रूट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। रूट क्या है आपकी, प्राइमरी क्वालिटीज। प्राइमरी क्वालिटीज का सबस्ट्रेटम क्या है, मटेरियल ऑब्जेक्ट। आप इसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, ये अपने आप डिस्ट्रॉय। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ओके, बता देते हैं इसको। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिफ्यूटेशन ऑफ प्राइमरी क्वालिटी। देखो मटेरियल ऑब्जेक्ट को वो किस बेसिस पे रिफ्यूट कर रहा है। पहला उसने बोला प्राइमरी क्वालिटीज को रिफ्यूट करके, पहला पॉइंट। वो चारों पॉइंट प्राइमरी, मतलब पहला पॉइंट था हमारा रिफ्यूटेशन ऑफ प्राइमरी क्वालिटीज, उसके 4 पॉइंट थे। अब ये सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, कि आपको जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो परसेप्शन से तो मिलता ही नहीं है कभी। परसेप्शन से हमेशा हमें क्या मिलता है, वी ऑलवेज फाइंड आइडियाज। मटेरियल ऑब्जेक्ट कभी मिलता ही नहीं है। लॉक में भी तो यही हो रहा था, वी नेवर फाइंड दी नॉलेज ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या मिलते हैं, हमें आइडियाज मिलते हैं। तो जब आइडियाज ही मिलते हैं, व्हेन वी ओनली फाइंड आइडियाज, और मेटल ऑब्जेक्ट कभी मिलता ही नहीं है, तो इसको मानने की जरूरत क्या है, कैसे मानेंगे इसको। लॉक ने इवन खुद माना है कि देयर इज समथिंग बाय बट आई नो नॉट व्हाट। ठीक है, फिर इन्फेरेंस के थ्रू भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, हम कभी भी इन्फेरेंस के थ्रू भी हमें नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि आप देखो
लॉक ने भी पहले सबसे पहले आइडियाज मिले और उसके बेसिस पे उसने मटेरियल ऑब्जेक्ट को इन्फर किया, ठीक है। लेकिन बर्कले का कहना यह है कि भाई हम आइडियाज के बेसिस पे, लॉक ने क्या किया, लॉक ने आइडियाज के बेसिस पे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को इन्फर किया। लेकिन बर्कले कहता है कि भाई हम आइडियाज के बेसिस पे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को कैसे इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि दे आर आउटराइटली डिफरेंट, ठीक है। आइडियाज आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे आप किसी मेटल ऑब्जेक्ट को इन्फर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। दे आर मेंटल इन नेचर एंड दे आर नॉट मेंटल इन नेचर। ओके, सो ना तो आपके इन्फेरेंस के बेसिस पे कर सकते हैं और ना हम किसके परसेप्शन के बेसिस पे कर सकते हैं, कॉज इफेक्ट थ्योरी के बेसिस पे भी नहीं कर सकते। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कॉज इफेक्ट थ्योरी। व्हाई? सेम पॉइंट, आइडियाज आर मेंटल और जो आपके वो है क्या क्या कहते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, वो कैसे आपके वो मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आपके बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपके मेंटल है आइडियाज, और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आपके क्या है, दे आर मटेरियल इन नेचर, दे आर नॉन मेंटल। दोनों एक दूसरे से अलग है। आपको पहले पता है कॉज और इफेक्ट में सिमिलरिटी होनी चाहिए। अगर आप आइडियाज के बेसिस पे किसी चीज को इन्फर कर रहे हो तो आइडियाज अगर मेंटल है तो वो भी मेंटल होना चाहिए, लेकिन वो मेंटल नहीं है। वो कैसे है आपके, दे आर नॉन मेंटल इन नेचर। एंड लास्ट इज फाइनली सेज दैट, फाइनली उसने वही बात की है जो योगाचार विज्ञानवाद ने की, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट बंडल ऑफ आइडियाज। यही तो होता है, ये एप्पल है आपका, ठीक है, एप्पल है। इसमें आप क्या कैसे रेडनेस, ठीक है, राउंडनेस, स्वीटनेस, ठीक है, इन ये आइडियाज है, इनके बेसिस पे आप इसको इन्फर करते हो। तो बर्कले का कहना है अगर इस एप्पल से मैं इन आइडियाज को माइनस कर दूं तो देयर इज नो एप्पल, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट बंडल ऑफ आइडियाज, यही तो होता है हमारे साथ। तो हम इतना डीप में नहीं सोच सकते जितना बर्कले ने सोचा। देखो इनमें से अधिकतर अनमैरिड थे, अधिकतर फिलोसफर्स अनमैरिड थे। अगर आपकी एक बार शादी हो गई तो शादी में तो आप यही सोचते रहोगे क्या सब्जी बनानी है, बीवी आपको बोलेगी ये सब्जी ले आओ, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, बजट बनाना है, ससुराल जाना है। तो ये इतनी सारी चीजें आप आदमी सोच ही नहीं सकता, कहाँ से फिलोसफर बने। तो फिलोसफर वही है, ये सारे के सारे क्या थे, अनमेरिड थे, तो वेले थे एकदम। अब वेले थे तो फिर क्या करोगे आप, ऐसी चीजें सोचोगे। तो इतना डीप में सोचने के लिए आपको फ्री होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप भी बैठे बैठे कभी सोचोगे तो आप देखोगे कि जब आप रूम में नहीं होते हो अपने में, तो क्या आपकी रूम की चीजें वैसी होती है जैसी आप सोच रहे, जैसे आप उस समय थे वैसी नहीं। बेसिकली ये सारा खेल आपके माइंड का है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने बहुत सही बात की कि एवरीथिंग इज चेंजेबल इन नेचर। आपके रूम में भी हमेशा चीजें चेंज होती रहती है, लेकिन वो आपको वैसी दिखाई देती है जैसे आप उनको देखना चाहते हो, ठीक है। दिस इज ए मिस्ट्री, लेकिन सब चीजें चेंज होती रहती है। अब आपको विंडो की जगह विंडो दिख रही है, डोर की जगह डोर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, आइडियाज आपने इस तरह के इम्पोज किए। अगर आप आइडियाज इस तरह के इम्पोज करते कि आपको विंडो की जगह डोर दिखता और डोर की जगह विंडो दिखती, तो वो आपके आइडियाज पे डिपेंड होता है। जैसे मैंने आपको बोला कोई अगर मेंटली थोड़ा सा मेंटली चैलेंज है, दिव्यांग है, उसको हो सकता है आपके विंडो की जगह कुछ और दिखे। या आप जब पढ़ाई कर रहे हो, अभी पढ़ाई करते करते आप किसी ख्यालों में खो गए तो आपको कुछ और दिखे स्क्रीन पे। तो बर्कले का ये कहना है कि आइडियाज बंडल ऑफ आइडियाज, एवरीथिंग इज बंडल ऑफ आइडियाज, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर बंडल ऑफ आइडियाज। उन आइडियाज को सेपरेट कर दो, देयर इज नो मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो सारी चीजें जो हमको दिखाई दे रही है वो हमारे आइडियाज की वजह से दिखाई दे रही है। हमने आइडियाज इम्पोज किए, उसकी वजह से हमें वो दिखाई। देखो कई बार आपको रोप की जगह स्नेक दिखाई देता है, एक मिनट इसको हटा रहा हूँ, चलो नहीं दे देता, रोप की जगह आपको स्नेक दिखाई देता है। आओ,
How is it possible that you are finding the knowledge of rope as snake? They both are totally different entities, different material things. ठीक है? Or it is material, it is your conscious. Why? Because of ideas. अगर आपने कोई हॉरर मूवी देखी तो आपको हिलता हुआ पेड़ भी घोस्ट दिखाई देगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि माइंड इज एवरीथिंग। गौतम बुद्ध ने इसलिए तो बोला है, जैसा सोचते हो आप वैसे बन जाते हो। माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो ये बर्कले का कहना ही है। ठीक है, हम इतना डीप में नहीं जा सकते, वी आर रियलिस्ट। हम रियलिस्ट है कि भाई पानी है तो पानी है, खाना है तो खाना है, चेयर है तो चेयर है, टेबल है तो टेबल है। वी ऑल आर रियलिस्ट, वी आर नॉट आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट कब? जब आपके आइडियाज की आप बात करते हो। जैसे जब हमने सबसे पहले हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो आइडियलिस्टिक थी, जब नेहरू के टाइम थी आइडियलिस्टिक थी। नेहरू जी के टाइम पे आइडियलिस्टिक थी। उन्होंने माइंड में क्या सोचा? हिंदी चीनी भाई भाई, दैट इज आइडियलिज्म। हिंदी चीनी भाई भाई, बड़ा नारा चला था हिंदी चीनी भाई भाई। तो आपने मन में तो ये सोच लिया कि भाई अब तो हमने दोस्ती कर लिया है, ये मेरे पे अटैक, लेकिन वो आइडियलिज्म। आपको रियलिटी में पता होना चाहिए ना कि ये करेगा अटैक, ये ऐसा ही है। तो आप सांप से दोस्ती करोगे, आप सोचोगे मेरे को नहीं काटेगा, मेरा दोस्त है, तो ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, तो आइडियलिज्म इज वेरी डेंजरस। अगर ज्यादा आपका मतलब, जैसे अगर हम ज्यादा आइडियलिस्टिक हो जाए दैट इज डेंजरस, इसलिए हम रियलिस्ट होना ही पसंद करते हैं। अब मैं आपको बोलने लग जाऊं कि आपके घर में जो सारी चीजें हैं, वो आप घर वालों को बोलो कि देखो ये सारी चीजें आइडियाज है। आपकी मम्मी खाना लेके आए, बोलो देखो ये आइडियाज है, मेरे आइडियाज इम्पोज कर रहा हूँ इसलिए खाना दिखाई दे रहा है। तो बोलेंगे ले जाएंगे वो खाना, बोलेंगे अपने आइडियाज को खा ले, फिर क्रिएट कर लो उनसे खाना और खा लो। तो वी कैन नॉट बी आइडियलिस्टिक। ठीक है, आइडियलिज्म सोचने के लिए आपको अनमेरिड रहना पड़ेगा, फिर इधर उधर थोड़ा भटकना पड़ेगा, फिर आप आइडियलिस्टिक हो जाओ। जैसे उधर शंकर थे, बुद्ध थे, इधर ये फर्क है। ठीक है, तो ये होपफुली आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो? ठीक है, क्लियर है भाई सबको? इज इट क्लियर और नॉट? एसेइस्ट परसिपिंग, ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? सो जाते हो क्या? मुझे लगता है सो जाते हो। टू बी परसेंट तो समझा है अभी मैंने आपको। कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया। टू बी परसेंट क्या होता है? टू बी परसेंट का मतलब है उन्हीं चीजों का एग्जिस्टेंस है जिनको परसीव किया जा सकता है। और परसीव क्या होते हैं? सिर्फ आइडियाज। तो सिर्फ आइडियाज का एग्जिस्टेंस, साथ में मेरी सोल का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि उसको ही आइडियाज मिल रहे हैं। दूसरे की सोल का भी एग्जिस्टेंस है, क्योंकि मैं दूसरे को देख रहा हूँ, दूसरे में भी सोल है। ठीक है, दूसरा भी अपने सोल के थ्रू आइडियाज परसीव करेगा, तो सोल का तो एग्जिस्टेंस है। और गॉड का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि गॉड के लिए इसने आर्गुमेंट किया। मेटेरियल ऑब्जेक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे इस्ट परसीव का मतलब यही है कि एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन परसेप्शन, एंड व्हाट इज परसीव्ड? आइडियाज और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट परसीव्ड। ओके, इसको समझाने के लिए इसने दो रूल्स दिए हैं ऐसे इस परसीव। वैसे तो आपके मेंस के लिए काम के नहीं है, प्रीलिम्स के लिए काम के है, उसके लिए इग्नू के लिए, या कोई और पेपर आपने लिखना है नेट वगैरह। ये रूल्स आपके दो लॉजिक के रूल्स हैं। आप मेंस में भी लिख सकते हो ऐसे इस परिस्थिति में, इसको एक्सप्लेन करके। ये लॉजिक के रूल्स है। इन दो लॉजिक के रूल्स के बेसिस पे इसने ऐसे इस परिस्थिति को प्रूव किया। ये लॉजिक के रूल्स क्या कहते हैं? पहला है आपका मोडस पोनेंस। फर्स्ट इज मोडस पोनेंस, एमपी। एमपी क्या कहता है? एमपी रूल है आपका इफ देन। ठीक है, इफ और देन मतलब इफ और देन को कनेक्ट करता है ये। ठीक है, तो इफ और देन को कैसे कनेक्ट करता है ये? उसके लिए साइन होता है पी
हॉर्सशू क्यू, स्मॉल में ले लेते हैं, पी हॉर्सशू क्यू। इसका मतलब है इफ पी देन क्यू, अगर पी होगा तो क्यू होगा, इफ पी देन क्यू, इसका मतलब है इफ पी देन क्यू। इज इट क्लियर? तो पहला रूल क्या है, इफ पी देन क्यू। जैसे मैं बोलूं if you will work hard in your exam then you will get pass or you will get selected in IAS। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं if you work hard, if you will work hard then you will get selected। So if then, और अगर मैं बोलूं if you will not work hard then you will not be selected। समझ गए आप बात? तो यहाँ पे क्या है, if और then को हमने कनेक्ट किया है। तो इसने भी ऐसे ही पहला मोडस पोनेंस वाला रूल लिया है। ठीक है, तो मोडस पोनेंस में इसने क्या लिया है, पहला मॉडल पोनेंस है, तो इफ और देन को कनेक्ट कर रहा है पी और शू क्यू। तो इसमें पहला स्टेटमेंट इसने क्या दिया है, इफ एनीथिंग एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी परस्यूड। इफ एनीथिंग एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी परस्यूड। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस जो है वो है पी, ठीक है, और जो आपका परसीव्ड है, परसेप्शन है, वो है क्यू। पी और क्यू से दोनों डिनोट हो गए। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट तो क्या दिखा रहा है आपको, इफ पी देन क्यू। इफ एनीथिंग, देखो मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक है। इफ पी देन क्यू। तो अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसके हिसाब से हम जाए तो ठीक है, समथिंग एग्जिस्ट, समथिंग एग्जिस्ट। एग्जिस्ट के लिए क्या यूज किया हमने, पी। और हमें पता है अगर कोई चीज एग्जिस्ट होगी तो वो क्या होनी चाहिए, परसीव होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज परसीव। देयरफॉर क्यू। समझ गए आप? तो यहाँ पे पी क्या है आपका, पी दिखा रहा है यहाँ पे आपका एग्जिस्टेंस, पी आपका एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, यानी टू भी दिखा रहा है वो, और क्यू दिखा रहा है आपका परसेप्शन। ठीक है, यानी टू बी परसीव। तो पहला रूल क्लियर है, इफ एनीथिंग एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी परसीव, समथिंग एग्जिस्ट देयरफॉर इट इज परसीव। ठीक है, समझ में आ गया आपको पहला रूल? ठीक है, पहला रूल क्या है आपका, मोडस पोनेंस। ओके, मोडस पोनेंस। ठीक है, पी फॉर पोनेंस है तो पी फॉर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रूल है। ठीक है, दिस इज योर पॉजिटिव रूल। अभी टॉलेंस वाला है, इसका अपोजिट है। यहाँ पे पी हॉर्सशू किया है हमने। ठीक है, if anything exists then it must be perceived। ओके, तो ये हमने क्या किया है, मोडस पोनेंस। ठीक है, अगला हम देखेंगे, तो अगला है मोडस टॉलेंस, इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, पहला क्लियर है, मोडस पोनेंस। इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आप ले लो स्क्रीनशॉट। देखो क्लियर है ना, सिंपल आपका, इफ एनीथिंग एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी परसीव्ड, समथिंग एग्जिस्ट देयरफॉर इट इज परसीव्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़िएगा, समझ आए नहीं आए तो पूछिए।
अब हम देखते हैं मोडस टॉलेंस। पहला स्टेटमेंट तो इसमें वही रहेगा, इफ एनीथिंग एग्जिस्ट इट मस्ट बी परसीव्ड। ठीक है, पहले स्टेटमेंट आप वही कॉपी कर लीजिए, इफ एनीथिंग एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी परसीव्ड। लिख देते हैं फिर, इफ एनीथिंग एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी परसीव्ड। पी और शुड टू वही सेम बात है, इफ देन वाली। ये एग्जिस्टेंस आपका क्या दिखा रहा है, पी, और परसीव्ड क्या दिखा रहा है आपका, क्यू। अब इसमें देखो, इसमें नेगेटिव हम यूज करेंगे, नॉट परसीव्ड। समथिंग इज नॉट परसीव्ड, तो नॉट परसीव्ड, परसीव्ड के लिए हमने क्या यूज किया था, क्यू। लेकिन नॉट के लिए यूज करते हैं ये वाला साइन। ठीक है, लिटाया हुआ एस। ठीक है, नॉट के लिए कौन सा साइन करते हैं, ये वाला नॉट के लिए होता है, इसका मतलब होता है नॉट। तो यानी कि नॉट परसीव्ड मीन्स नॉट क्यू। अब परसीव नहीं हो रही तो क्या उसका एग्जिस्टेंस होगा, तो हम क्या बोलेंगे फिर, देयरफॉर नो एग्जिस्टेंस। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर नॉट पी, देयरफॉर नॉट। पहले ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे पेपर के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में लॉजिक के 20 से 22 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, और वो सारे इजी होते थे, 20 से 22 के ज्यादा ही आते थे, 30 के आसपास आते थे, और बहुत इंटरेस्टिंग था लॉजिक। ठीक है, लेकिन अब वो प्ले पेपर से निकल गया है। ठीक है, तो ये आपको दोनों रूल्स पता होने चाहिए। देखो पहले लाइन तो दोनों में सेम है, पहले में हमने पॉजिटिव के थ्रू प्रूव किया, पहले में हमने क्या किया था, समथिंग एग्जिस्ट देयरफॉर इट इज परसीव्ड। दूसरे में हम क्या कह रहे हैं, नॉट परसीव्ड। जैसे आपके उसने क्या बोला था, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स परसीव नहीं होते, देयरफॉर नो एग्जिस्टेंस। और पहले के हिसाब से जाए तो समथिंग एग्जिस्ट मींस आइडियाज एग्जिस्ट, देयरफॉर एग्जिस्टेंस। समझ गए आप बात को, तो ये दो रूल्स है, इनमें किसको डाउट है तो यू कैन आस्क। ठीक है, दोनों रूल्स आपको याद रखना। पेपर में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो ऐसे स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, तो ये दोनों रूल्स लिखते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एसेस्ट परसिव। एसेस्ट परसिव में आपने सबसे पहले तो क्या लिखना है, जो मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। ठीक है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, लास्ट में जाके पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एसेस्ट परसिव। तो उसका पहला आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन साउंड। आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन साउंड, बर्कले क्या कहता है, साउंड का मीनिंग तभी है जब वो सुनी जाए, व्हेन इट इज हर्ड। अगर साउंड सुनी नहीं जा रही तो उसका कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। अगर आवाज आपने, मान लो आपने गाना चला रखा है और उसका वॉल्यूम आपने 0 कर दिया, तो उसका मतलब है क्या कुछ, या फिर आपने उसको म्यूट कर दिया, कोई मतलब है नहीं ना। ऐसे ही किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब वो परसीव हो रही हो। अगर कोई चीज आपकी परसीव्ड नहीं हो रही है तो उसका एग्जिस्टेंस कैसे होगा। अगर साउंड सुनाई नहीं दे रही तो साउंड ही है क्या, साउंड का एग्जिस्टेंस नहीं है। साउंड इज एग्जिस्टेंस व्हेन इट इज हर्ड। अगर ये इसका नहीं सुनाई दे रही, इट हैज नो मीनिंग, साउंड हैज नो मीनिंग इफ इट इज नॉट हर्ड। तो साउंड का मीनिंग तभी है जब वो सुनाई दे। अगर साउंड सुनाई नहीं दे रही, इफ साउंड इज नॉट हर्ड, देन इट हैज नो मीनिंग। Similarly, if a thing is not perceived or experienced, then it has no existence. हमें परसीव या एक्सपीरियंस क्या होता है, आइडियाज होता है, मटेरियल ऑब्जेक्ट का तो कभी होता ही नहीं, इसलिए मटेरियल ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आर्गुमेंट ऐसे इस परसीव के फेवर में आर्गुमेंट देने का मतलब क्या है, मटेरियल ऑब्जेक्ट को रिफ्यूट करना।
ऐसे ईस्ट पैसिफिक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यही तो है, मेटल ऑब्जेक्ट्स को रिफ्यूट करना। ठीक है, वही तो हमने देखा है। तो पहला आर्गुमेंट है आर्गुमेंट बेस्ड ऑन साउंड। पेपर में आएगा तो भैया आपको ये आर्गुमेंट लिख के आना है, पांचों के पांचों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। आप बाकी चीजें छोड़ भी दो, ठीक है, तो आपको ऐसे ईस्ट पैसिफिक में एक तो उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्या बोला उसने, जो मैंने आपको शुरू में समझाया, व्हाट इज परसीव्ड, हु परसीव्स, और सेकंड ये आर्गुमेंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सेकंड इज आर्गुमेंट बेस्ड ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ड्रीम्स। ठीक है, सेकंड, ठीक है, पहले वाला मैं हटा रहा हूँ, पहले वाला, अब सेकंड वाले को एक्सप्लेन करते हैं। साउंड वाला क्लियर है? ये आर्गुमेंट बेस्ड ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ड्रीम्स। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई हमें कुछ चीजें दूर दिखाई देती है। जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, तो मान लो आपको कोई दूर, आपके कोई टेबल रखी है, दूर आपके कोई चेयर रखी है, तो आप बोलते हो ये तो मेंटल नहीं है। ठीक है, ये तो मेंटल नहीं है, तो दूर है। मेंटल होती तो माइंड में होनी चाहिए ना। बोले ये तो मेंटल नहीं है, दे आर नॉट मेंटल, इसका मतलब मेटल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन बर्कले क्या कहता है, भाई ड्रीम में भी तो ऐसा ही होता है। ड्रीम में भी तो हमें चीजें दूर दूर दिखाई देती है, हम पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मेंटल नहीं है। तो बोला कोई चीज दूर है, पास है, कहीं पे भी है, वो सारे क्या है, वो सब मेंटल है, बिकॉज व्हाट वी परसीव इज ओनली आइडियाज। पास की चीज भी आपकी मेंटल है, ठीक है, दूर की चीज भी आपकी मेंटल है। ड्रीम में हमें बहुत दूर दूर चीजें दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही आपको रियलिटी में भी जो चीजें दिखाई दे रही है दूर दूर, वो रियल उनका एग्जिस्टेंस, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, दे आर प्रोजेक्शन ऑफ आइडियाज। So what we are getting are ideas only. Metal object does not have any existence. The second point is clear. Distance, distant objects and dream. So first is sound. Second is okay. Third is based on source of idea. Now the question arises: what is the source of idea? बोला आप इतनी देर से बात कर रहे हो, सोर्स ऑफ आइडिया क्या है? जो आपको आइडियाज मिल रहे हैं उनका सोर्स क्या है? क्या उसका सोर्स मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है? क्या उनका सोर्स हम सोल है, फाइनाइट सोल्स है? या उनका सोर्स कुछ और? तो बर्कले कहता है कि भाई देखो, मेटल ऑब्जेक्ट तो होते ही नहीं है, ठीक है, वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो परसीव नहीं होते। मतलब दूसरी बात ये रही कि मैं और आप सोर्स ऑफ आइडियाज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम तुच्छ मानव हैं, हम छोटे लोग हैं। हम छोटे मोटे आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं, 10 आइडिया क्रिएट करते हैं, 20 आइडियाज। और हमारे जो आइडियाज होते हैं वो कैसे, इमेजिनरी। आइडियाज कैसे, इमेजिनरी। ठीक है, हमारे आइडियाज इमेजिनरी है, वो रियल आइडियाज नहीं है। रियल आइडियाज जो क्रिएट किए हैं वो किसने किए? सारे आइडियाज का क्रिएटर है गॉड। गॉड हैज क्रिएटेड ऑल द आइडियाज, और हमें सिर्फ उन आइडियाज का एक्सपीरियंस मिलता है। बोला हम कोई आइडियाज क्रिएट नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे? हमारे बस का नहीं है आइडियाज क्रिएट करना। जैसे प्लेटो में मैंने आपको बोला था, सारे आइडियाज का एग्जिस्ट करते हैं दैट वर्ल्ड में, वो इस वर्ल्ड में सिर्फ हमें दिखाई देते हैं। मतलब इस वर्ल्ड में हम उनके बेसिस पे क्या, इस वर्ल्ड में उनका रेप्लिका है, काउनेस का काउ है। ऐसे यहाँ पे सारे आइडियाज गॉड ने क्रिएट किए हैं। बोला सोर्स ऑफ आइडिया गॉड है, क्योंकि अगर मैं और आप आइडियाज का सोर्स हो जाएंगे तो हमारे आइडियाज अलग अलग हो जाएंगे, कहीं पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी। ठीक है, और हम आइडियाज क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आइडियाज इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट आइडियाज को क्रिएट करने के लिए इनफाइनाइट बीइंग चाहिए, एंड दैट इनफाइनाइट बीइंग इज गॉड। तो सोर्स ऑफ आइडिया कौन है? सोर्स ऑफ आइडिया इज गॉड। व्हाई? बिकॉज we can only create imaginary ideas. Okay, real ideas are created by God. We can only create imaginary ideas. Real ideas जो है सारे आपको जो मिल रहे आइडियाज, वो सारे किसने किए? गॉड ने क्रिएट किए, और हमें उनका सिर्फ एक्सपीरियंस मिलता है। ओके, वी नेवर क्रिएट आइडियाज। ध्यान रखना, देखो बर्कले ने कभी नहीं बोला कि हम आइडियाज क्रिएट करते हैं। हमें सिर्फ आइडियाज की क्या मिलती है? नॉलेज।
दोनों में फर्क है। वी नेवर क्रिएट आइडियाज, क्योंकि आइडियाज का क्रिएटर तो गॉड, source of ideas is God, but we only find the knowledge of those ideas. Okay, third point is clear, based on source of idea. Okay, fourth, based on existence. ठीक है, आपके नोट्स में डिटेल में लिखा हुआ है, वो आप वहां से पढ़ लेना, मैं आपको और डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, वहां पे भी ये सब चीजें लिखी हुई है। बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस। अब इससे आपके पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि सोर्स ऑफ आइडिया कौन है। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन ये राइज हुआ कि क्या कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है अगर वो परसीव ना हो, इफ इट इज नॉट परसीव। तो बर्कले कहता है नहीं, बर्कले कहता है नहीं, क्योंकि अगर बर्कले यहाँ पे यस कह दे तो बर्कले की थ्योरी गड़बड़ हो जाएगी। बर्कले कहता है जो चीज परसीव नहीं हो सकती उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन परसेप्शन, टू बी इज टू बी परसीव, ऐसे इज। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन था सोर्स ऑफ आइडिया को लेके, फोर्थ क्वेश्चन है एग्जिस्टेंस को लेके। जैसे कई बार आपने थ्योरी दी कि वही चीजें एग्जिस्ट करती है जो परसीव होती है। अब मैं आपसे बोलूं क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज परसीव ना हो लेकिन एग्जिस्ट करे? अगर आप बोलोगे यस तो आपकी थ्योरी गलत हो गई। तो जब उससे पूछा गया कि भाई कोई चीज एग्जिस्ट करती है जो परसीव ना हो, तो उसको कहना ही पड़ेगा कि नहीं करती, अदरवाइज उसकी थ्योरी गलत हो जाएगी। तो फोर्थ आर्गुमेंट किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस। एंड लास्ट आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन परमानेंस ऑफ थिंग्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट। ठीक है, ये आर्गुमेंट क्या कहता है कि भाई आप बोल रहे हो कि एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। लास्ट वाला देखते हैं, परमानेंस ऑफ थिंग्स, फिफ्थ पॉइंट, परमानेंस ऑफ। क्रिटिक क्या बोलते हैं कि आप बोल रहे हो कि कि आइडियाज हैं, ठीक है, ये फाइनाइट सोल्स हैं, आइडियाज को परसीव करती है और उनके बेसिस पे आपके मेटल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, उनका इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेरा रूम है, माय रूम इज देयर, अभी मैं रूम में बैठा हूँ, इस रूम की सारी चीजों को मैं परसीव कर रहा हूँ। ठीक है, परसीव कर रहा हूँ आइडियाज के थ्रू। अगर मैं इस रूम से बाहर निकल जाऊं तो फिर मेरे रूम की सारी चीजें क्या होनी चाहिए? वो तो आपकी एग्जिस्टेंस उनका खत्म हो जाएगा। ना तो मेरे रूम में लैपटॉप एग्जिस्ट करेगा, फिर ना बेड एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब मेरी एब्सेंस में ये सारी चीजें आपकी खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये तो गलत है ना कि एक टाइम जब आप परसीव कर रहे हो तो वो चीजें एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जैसे ही आप रूम छोड़ के चले गए वो चीजें एग्जिस्ट। मान लो मैं किसी ट्री को देख रहा हूँ और जैसे मैं उस ट्री को देखना बंद करता हूँ वो ट्री आपका एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं, क्योंकि ट्री तो अपनी जगह पे है ही। तो फिर आप इन चीजों को कैसे एक्सप्लेन करोगे? जब आप परसीव नहीं कर रहे तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन आप तो कह रहे हो कि भाई एग्जिस्टेंस तो है उसका, कोई दूसरा परसीव करेगा तो उसको ट्री दिखाई दे रहा है, तीसरा करेगा उसको ट्री दिखाई दे रहा है। भले से आपके आइडियाज इंपोज करने के बाद ही दिख रहा है, लेकिन ट्री तो है ना वहां पे। उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आइडियाज के बेसिस पे तो एग्जिस्टेंस है। मेरे रूम में टेबल है, चेयर है, मेरे को सब दिखाई दे रही है आइडियाज के बेसिस पे, मैं इनको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं बाहर निकलूंगा क्या इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? तो आप इन चीजों को कैसे एक्सप्लेन करोगे? लेकिन ये एग्जिस्ट तो तब भी कर रही है, जैसे मैं रूम में आऊंगा वापस एग्जिस्ट करेगी, लेकिन रूम से बाहर गया नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो एक बार तो आप कह रहे हो एग्जिस्ट कर रही है, एक बार कह रहे हो नहीं कर रही। इसका मतलब एक जगह की चीजें जब तक मैं परसीव कर रहा हूँ तब तक तो उनका एग्जिस्टेंस है। इस रूम की चीजें मैं परसीव कर रहा हूँ, एग्जिस्टेंस है। जैसे मैं इस रूम से बाहर निकला इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, लेकिन चीजें तो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन मैं परसीव नहीं कर रहा हूँ। तो क्या वो चीजें एग्जिस्ट करना बंद कर गई? नहीं। जब आप परसीव नहीं कर रहे, क्योंकि चीजें कौन सी एग्जिस्ट कर रही है? चीजें तभी एग्जिस्ट करती है जब उनको आप परसीव करते हो। तो ये रूम की चीजें भी तब भी एग्जिस्ट करेंगी, क्यों? क्योंकि जब मैं परसीव नहीं कर रहा तो कौन परसीव कर रहा है उस समय? गॉड। गॉड इज परसीविंग एवरीथिंग।
When I am not perceiving, he is perceiving. It means God, on the basis of God, he has explained permanence of things. कि जब हम perceive नहीं करते हैं, मैं इस दुनिया की सारी चीजें तो परसीव नहीं कर सकता अपने आइडियाज के बेसिस पे, लेकिन इस दुनिया में रोड भी एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रेन भी एग्जिस्ट कर रही है, एयरक्राफ्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, वॉल्केनोज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, माउंटेन्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हिमालय भी है, गंगेस भी है। तो वो मैं परसीव नहीं कर रहा तो मैं तो बोलूंगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन उनको कौन परसीव कर रहा है? उनको गॉड परसीव कर रहा है। तो ऑन, क्योंकि गॉड सारे सोर्स है, सोर्स सारे आइडियाज का सोर्स है। सो ऑन दिस बेसिस ही हैज एक्सप्लेन्ड परमानेंस ऑफ थिंग्स। क्योंकि आइडियाज के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो फाइनाइट सोल्स तो सिर्फ क्या कर रही है, फाइनाइट सोल तो सिर्फ फाइनाइट चीजों को परसीव कर सकती है, लेकिन इस दुनिया में तो इनफाइनाइट चीजें हैं, फिर वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इसने बोला एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन परसेप्शन। इफ आई एम नॉट परसीविंग देन इट मस्ट नॉट हैव एग्जिस्टेंस, but he says that when you are not perceiving, when I am not perceiving, then he is perceiving, he means God is perceiving, and if someone is perceiving, it means it has existed. In the on this basis he has explained permanence of things. वो हम कहते हैं ना कि आप अकेले बैठे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी गलत सोच रहे हो, तो फिर आप क्या कहते हो कि कोई नहीं देख रहा तो ऊपर वाला देख रहा, ठीक है, वही वाला हिसाब यहाँ पे, जब कोई परसीव नहीं कर रहा तो ही इज परसीव। क्योंकि बिशप था, आपको पता ही है, ठीक है, he wanted to establish spiritualism। ठीक है, क्लियर है परमानेंस ऑफ थिंग्स, इसमें किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क। ठीक है, तो these 5 points, ठीक है, these 5 points or 5 arguments, I think now all these arguments are clear to you। ठीक है, now criticisms are important। ठीक है, फर्स्ट इज मूड। मूड ने इसके एसेइस्ट परसिपी को रिफ्यूट किया है, एसेइस्ट परसिपी को रिफ्यूट किया है, मूड ने एसेइस्ट परसिपी को रिफ्यूट किया है लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ये चीज हम देखेंगे मूड में, क्योंकि इट विल टेक टाइम। ठीक है, मूड की पूरी थियरी इस पे, मूड में 2 टॉपिक पढ़ने हैं। मूड में 2 टॉपिक है, एक है कॉमन सेंस और दूसरा रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म। तो ये जो रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म है, इसमें इसने इसी को रिफ्यूट किया है, ऐसे ठीक है। सेकंड क्या है, ये बर्कले पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो सॉलिपसिस्ट है। ठीक है, सॉलिपसिस्ट, सॉलिपसिस्ट आप पहले मैं आपको समझा चुका हूं, जब आपकी कोई चीज किसी एक चीज के सेंटर अराउंड हो, व्हेन योर थिंग इज सेंटर्ड अराउंड समथिंग। जैसे मान लो क्लास में कोई बच्चा है, वो हर चीज में गॉड लिया है, उसकी हर चीज ले जाके गॉड पे खत्म हो, तो वो सॉलिपसिस्ट है, क्योंकि उसकी हर चीज किस पे सेंटर है, गॉड के अराउंड सेंटर। या कोई ऐसा है जो सारी चीजें अपने पे लिया है, सिर्फ अपने पे ही, कि मैं ही हूं, मैं हूं, मैं हूं, वो भी सॉलिपसिस्ट। तो यहाँ ये बोलते हैं लोग कि बर्कले सॉलिपसिस्ट है, क्योंकि वो बोलता है कि सिर्फ मैं और मेरे आइडियाज ही रियल है, आई एंड माई आइडियाज आर रियल। लेकिन ये आरोप बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कभी बर्कले ने ये नहीं बोला कि सिर्फ मैं और मेरे आइडियाज रियल। बर्कले ने बोला है कि मैं भी हूं, तुम भी हो, मैं भी हूं, तुम भी हो, और गॉड भी है। और अल्टीमेटली उसने ये भी बोला है कि गॉड इज द क्रिएटर ऑफ मैटर। तो उसको सॉलिपसिस्ट आप नहीं बोल सकते। उसने कभी ये बात नहीं बोली कि भाई मैं ही अकेला एग्जिस्ट करता हूँ, उसने बोला और फाइनाइट सोल्स भी एग्जिस्ट करती है, गॉड भी एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा जो सॉलिपसिस्ट का आरोप है उसको वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्रिटिक्स ने बोला, लेकिन हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि क्रिटिक्स गलत बोलते हैं। ठीक है, तीसरा उसको ये बोला जाता है कि बर्कले जो है वो मेंटलिस्ट है। ठीक है, लेकिन ये भी गलत है। मेंटलिस्ट का मतलब क्या है? लोगों ने बोला कि बर्कले मेंटलिस्ट है क्योंकि वो कहता है कि आइडियाज आर क्रिएटेड बाय माइंड, लेकिन बर्कले ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आइडियाज आर क्रिएटेड बाय माइंड। ठीक है, उसने हमेशा क्या बोला है? हमेशा उसने बोला है कि गॉड इज द क्रिएटर ऑफ आइडियाज। ओके, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ आइडियाज। तो ये मेंटलिस्ट वाला भी गलत है।
फिर तीसरा क्या, चौथा क्या बोला जाता है कि बर्कले सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट है। बर्कले इज ए सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि आइडियाज किस पे डिपेंड करते हैं, फाइनाइट सोल्स पे। अगर फाइनाइट सोल्स पे डिपेंड करेंगे तो हर सोल अलग अलग है, तो सबके आइडियाज अलग अलग होंगे, तो सब्जेक्टिविटी आ गई। लेकिन बर्कले ने ये भी गलत है, क्योंकि बर्कले ने कभी नहीं बोला कि आइडियाज फाइनाइट सोल पे डिपेंड करते हैं। बर्कले ने क्या बोला है, आइडियाज आर डिपेंडेंट ऑन गॉड। और जब गॉड पे डिपेंड करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। बर्कले इज एन ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तो पहला, चलो मूल का हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मूल भी इसको अच्छे से रिफ्यूट नहीं कर पाया है। मूर ने भी सिर्फ इसके ऐसे ईस्ट परसिपी को रिफ्यूट किया है, उसमें भी इसने, मूर ने सिर्फ इसके आइडियलिज्म को रिफ्यूट किया है ऐसे ईस्ट परसिपी में, लेकिन मूर भी गॉड को रिफ्यूट नहीं किया है। जबकि असली सोर्स तो गॉड ही है यहाँ पे, ऐसे ईस्ट परसिपी में सोर्स ऑफ आइडियाज तो वही है। तो मूर भी वहां पे गॉड को रिफ्यूट नहीं कर पाया है। तो ना तो मूर अच्छे से रिफ्यूट कर पाया, सॉलिसिज्म है नहीं, क्योंकि उसने कभी नहीं बोला कि आइडियाज मेरे हैं सारे या मेरे पे डिपेंडेंट है। उसने और सोल्स को भी माना है, गॉड को माना है। मेंटलिस्ट है नहीं, उसने कभी नहीं बोला कि माइंड क्रिएट करता है। उसने बोला है कि गॉड क्रिएटर है। सब्जेक्टिव है नहीं, सोल पे डिपेंड नहीं करते फाइनाइट पे, इनफाइनाइट सोल पे डिपेंड करते हैं। तो ये आरोप इस पे लगे चारों, लेकिन चारों क्रिटिसिज्म क्या है, इनमें कोई ग्राउंड है नहीं खास। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नाउ लास्ट इज आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ गॉड। ठीक है, तो पहला आर्ग्यूमेंट है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। मैंने आपको पहले ही बोला, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में हम सबसे पहले क्या मानते हैं, दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट। कॉस्मो मींस यूनिवर्स। अब ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, बर्कले कहता है इसमें फाइनाइट सोल्स हैं, ठीक है, इसमें आइडियाज है। अब इतने सारे, हम क्या है, हम सोर्स हो सकते हैं किसका, फाइनाइट आइडियाज का, और साथ में हमारे आइडियाज इमेजिनरी है। इस वर्ल्ड में इतने सारे ऑब्जेक्ट है, उनसे रिलेटेड इतने सारे आइडियाज है, उनका सोर्स क्या हो सकता है, देयर आर इनफाइनाइट आइडियाज। तो इनफाइनाइट आइडियाज कौन क्रिएट कर सकता है, सिर्फ गॉड। तो पहला आर्गुमेंट कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट किस पे बेस्ड है, कॉज ऑफ इनफाइनाइट आइडियाज इज गॉड। देखो इस वर्ल्ड की जो थिंग्स है, वो दे आर नथिंग बट द आइडियाज, और मैं और आई एंड अदर फाइनाइट सोल्स कैन क्रिएट ओनली फाइनाइट आइडियाज। वी कैन नॉट क्रिएट इनफाइनाइट आइडियाज। इनफाइनाइट आइडियाज कैन बी क्रिएटेड बाय ओनली एन इनफाइनाइट बीइंग, एंड दैट इनफाइनाइट बीइंग इज गॉड। फर्स्ट इज कॉस्मोलॉजिकल। देखो ये आर्ग्यूमेंट्स है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स मतलब बोल बच्चन, बातें हैं। आप इनको प्रूव नहीं कर सकते, दे आर आर्ग्यूमेंट्स। यू कैन नॉट प्रूव दीज आर आर्ग्यूमेंट्स, मीन आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट प्रूव दैट। अब आप ये प्रूव करने जाओ कि गॉड कॉज ऑफ इनफाइनाइट आइडियाज है, तो गॉड को, आपको गॉड को तो आप देख नहीं सकते, गॉड को सिर्फ आर्ग्यूमेंटेशन के बेसिस पे प्रूव कर रहे हो, तो फिर तो आर्ग्यूमेंट को कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, आप बोल रहे हो कि इनफाइनाइट आइडियाज है, ठीक है, इनफाइनाइट आइडियाज मान लीजिए। अब वो इनफाइनाइट आइडियाज के बेसिस पे आप गॉड को प्रूव कर रहे हो, या सिस्टम ऑर्डर हार्मनी के बेसिस पे आप गॉड को प्रूव कर रहे हो। दीज आर ओनली आर्ग्यूमेंट्स, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से इनको प्रूव नहीं किया जा सकता। सेकंड इज टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। मैंने आपको पहले ही बोला था, टेलियोलॉजिकल में मतलब होता है पर्पस। टीलियोस मीन्स, ये टिलोस से बना है, टिलोस मीन्स पर्पस। ठीक है, सो आप देखो तो इस वर्ल्ड का एक पर्पस है, वर्ल्ड में सिस्टम है, वर्ल्ड में ऑर्डर है, हार्मनी है। ठीक है, इस वर्ल्ड में इतना सिस्टम ऑर्डर हार्मनी है, प्लेनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इतने सारे प्लेनेट, 8 प्लेनेट्स हैं आपके, ठीक है, फिर इतने सारे आपके सीजन्स आते हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सब चीजें इतना सिस्टमेटिक कौन बना सकता है, हम नहीं बना सकते। देखो साइंस तो क्या बोलती है, साइंस तो, साइंस को अभी साइड में रख दो, अभी हम गॉड पे चल रहे हैं। जब गॉड आता है तो साइंस साइड में हो जाती है, जब साइंस आती है गॉड से। तो जो आपका टीलोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो क्या कहता है, इस ऑर्डर में इस यूनिवर्स में और वर्ल्ड में कितना सिस्टम ऑर्डर हार्मनी है ना। सिस्टम ऑर्डर हार्मनी, इतने बड़े बड़े प्लेनेट्स कौन बना सकता है, इतने सारे सीजन्स कौन क्रिएट कर सकता है, बारिश, ठीक है, सन है इतना बड़ा, कौन क्रिएट कर सकता है। तो ये सब किसने किया, गॉड ने बनाया। सबका सिस्टम है। सन आपको हीट देता है, वो जरूरी है लाइफ के लिए, ठीक है, रात में आपको सोने के लिए जरूरी है,
रात, क्योंकि बाकी कुछ ऐसे आपके होते हैं एनिमल्स प्लांट जो रात में वो अपना काम करते हैं, दिन वालों के लिए सनलाइट काम करती है, रात को मूनलाइट काम करती है। कुछ डार्क भी जरूरी है तो उसके लिए रात होती है। ठीक है, तो सब चीजें मतलब सिस्टम चल रहा है इतना, समय पे आपके सर्दी होती है, बारिश होती है, कहीं पे क्लाइमेट कैसा होता है उस हिसाब से एडेप्टेशन होता है। ये सब चीजें क्या बताती है कि इस तरह से बनाया है गॉड ने कि सब जगह सिस्टम ऑर्डर हार्मनी रहे, हम वो क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन साइंस इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो सेकंड आर्गुमेंट इज टेलियोलॉजिकल, थर्ड इज परमानेंस ऑफ थिंग्स। ठीक है, वो अभी हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं परमानेंस ऑफ थिंग्स, कि भाई इस वर्ल्ड में अगर गॉड को नहीं मानोगे तो थिंग्स क्या हो जाएगी, वो इनपरमानेंट हो जाएंगी। जब मैं परसीव नहीं कर रहा, आप परसीव नहीं कर रहे, एट दैट टाइम हु इज परसीविंग, गॉड इज परसीविंग। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज knowledge of God is more clearer than knowledge of finite souls. Knowledge of God is more clearer than knowledge of finite souls. Finite souls तो हम हो गए, मैं हो गया, मान लो रोहित हो गया, आकांक्षा हो गई, पंकज हो गया, नेहा हो गया, ठीक है, और आपकी क्लास में अभिलाष है, ठीक है, मैडम भी होगी तो मैडम है, रितु सर है तो रितु है, ठीक है, मान लो ये सब है, इंद्राक्षी है, हम सब हो गए। अब मेरे को आप सबकी नॉलेज मिल रही है, आपको मेरी नॉलेज मिल रही है, वो कह रहा है गॉड की नॉलेज उससे ज्यादा क्लियर है। पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, देखो उसने दिया है आर्ग्यूमेंट, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो किस बेसिस पे बोल रहा है, क्योंकि वो बिशप है, हो सकता है उसको मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ हो। मिस्टिकल एक्सपीरियंस दैवीय अनुभूति, दैवीय अनुभूति, जब आपको कई बार भगवान दिख जाते, देखो दिखता दिखता कुछ, ठीक है, ये सब। अब मैं उस चीज में जाना नहीं चाहता, ठीक है, मैं आपकी फेथ को खत्म नहीं करना चाहता गॉड में। अदरवाइज दिखता दिखता कुछ नहीं, आप बोलोगे मुझे कि देखो सर ऐसी बातें करते हैं, एथिस्टिक है, खुद तो हमें भी बनाते हैं, ऐसा नहीं। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी क्या है, ये इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, ये इनका भी कोई प्रूफ नहीं। ठीक है, देखो गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो बहस का मुद्दा है, लेकिन इतना है कि कोई शक्ति जरूर है, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो God है। देयर इज सम एनर्जी, हर चीज एनर्जी है। तो बेसिकली गॉड जो है उसकी नॉलेज ज्यादा क्लियर है, हो सकता है इसको मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ हो, चर्च में थे, बिशप थे, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट कोई वो नहीं है, मतलब सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आपको मैं देख सकता हूँ, आपकी नॉलेज मेरे को ज्यादा क्लियर मिल रही है, गॉड को तो मैं देख नहीं सकता, उसकी नॉलेज ज्यादा क्लियर कैसे हो सकती है, उसको नहीं देख। तो ये जो फोर्थ आर्ग्यूमेंट है ये इलॉजिकल है, वैसे इसने दिया है, लेकिन ये इसलिए क्रिटिसिज्म देख लो। पहला क्रिटिसिज्म तो सर्कुलर फैलेसी। सर्कुलर फैलेसी कैसे, इसने आपके ऑब्जेक्ट्स का ग्राउंड किसको माना है, ऑब्जेक्ट्स है, इस वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स, हम बोले ना, क्योंकि उनको कौन परसीव कर रहा है, गॉड परसीव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट्स का ग्राउंड क्या माना है, गॉड को, और गॉड के बेसिस पे आपने इस वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को प्रूव किया है। तो सर्कुलर फैलेसी है, ए के बेसिस पे आप बी को प्रूव कर रहे हो, और बी के बेसिस पे ए को प्रूव कर रहे हो। इज इट क्लियर, सर्कुलर फैलेसी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा पहले भी सर्कुलर फैलेसी है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट्स का ग्राउंड क्या मान रहे हो, गॉड को। परमानेंस ऑफ थिंग्स में हमने देखा ना, ऑब्जेक्ट्स का ग्राउंड आप गॉड को मान रहे हो, और गॉड के बेसिस पे आप परमानेंस प्रूव कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स कि गॉड ने आइडियाज बनाए, उनके बेसिस पे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो सर्कुलर फैलेसी इज देयर। ठीक है, आप गॉड को कोई इंडिपेंडेंट आर्गुमेंट से तो प्रूव नहीं कर रहे, और साथ में इसका जो फोर्थ आर्गुमेंट दिया है इसने, मैंने अभी आपको बताया, फोर्थ आर्गुमेंट क्या है, मिस्टिकल है, मिस्टिकल, दैवीय अनुभूति। मिस्टिसिज्म हम पढ़ेंगे, वी हैव अ टॉपिक दैवीय अनुभूति। ओके, मैं एक दो बार गया हूँ वैष्णो देवी, तब मैंने देखा ये एक दो बार ये इस तरह का कुछ। ठीक है, अब उसमें बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये दैवीय अनुभूति जैसा कुछ होता है, कहने वाली बात है। देखो बहुत से ऐसे है ना, जैसे अगर कल की डेट में मैं मान लो कहीं का पुजारी हूँ, और या फिर मौलवी हूँ, या बिशप हूँ, और मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है, तो मैं चाहूंगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं इस तरफ लाऊं। ठीक है, नहीं तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए। अब आज की डेट में मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है, अभी मैं फिलोसफी पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है। अगर मैं ऐसा सोचूं कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई मुझे सिर्फ इसमें पैसा कमाना है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को भ्रमित करके भी ला सकता हूँ कि फिलोसफी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भ्रमित नहीं करना है किसी को।